ओके, चलिए बच्चों स्टेट्स ऑफ मैटर में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी तक आपने बहुत सारे लॉज सीख लिए और आपको पता होगा बच्चों सारे लॉ जो है ना वो एक्सपेरिमेंट से बनाए गए हैं। बॉयल लॉ, चार्ल्स लॉ, गैल्यूसेक लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब कुछ जो है ना वो एक्सपेरिमेंटल डेटा का रिजल्ट है। ओके, तो जब भी बच्चों एक्सपेरिमेंट से कोई लॉ बनता है ना तो साइंटिस्ट डेफिनेटली सोचेंगे कि भाई ये जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसका जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के पीछे का थियोरेटिकल बेसिस क्या है। राइट, हमें पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, पर सवाल ये है कि मॉलिक्यूलर लेवल पे गैस कैसे बिहेव कर रहा है। राइट, ओके, जो गैस के पार्टिकल्स है, एटम है या मॉलिक्यूल है, उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है जैसे आपको इस तरह के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मिले। ओके, तो वही सब समझाने के लिए एक थियोरेटिकल मॉडल बनाया जाता है। ओके, और ऐसा थियोरेटिकल मॉडल जो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने की ट्राई करेगा, जस्टिफाई करने की ट्राई करेगा, उसे कहते हैं बच्चों हम मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ द गैस। राइट, चलिए तो मॉलिक्यूलर थियरी में डिफाइन करता हूं बच्चों। Molecular theory is the theory that attempts to explain behavior of the gas. Theory which attempt to explain behavior of the gas, and क्योंकि ये theory आप atoms और molecule को लगाने वाले हो जिसको आप देख भी नहीं सकते हो, right? That is why this theory is also called as microscopic model of the gas. क्या है बच्चों, ये है आपका माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ द गैस। दिस इज द माइक्रोस्कोपिक मॉडल ऑफ द गैस, क्योंकि आप ये एटम एंड मॉलिक्यूल्स को लगाने वाले हो। राइट, चलिए बच्चों ये जो आपका थियरी है उसके अंदर बहुत सारे पोस्टुलेट्स हैं। ओके, क्योंकि गैस जो बिहेव कर रहा था ना वो बिहेव समझाने के लिए आपको कुछ ना कुछ उसका एक्सप्लेनेशन देना था, एंड दैट ऑल एक्सप्लेनेशंस आर दिस पोस्टुलेट्स। राइट, चलिए बच्चों बात करते हैं वन बाय वन सारे पोस्टुलेट्स के बारे में। ओके, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है ये थियरी, तो मैं आपको इस तरह से लिख के दिखाऊंगा ताकि आपको ये शॉर्ट में याद रहना चालू हो जाए। ओके, चलिए बच्चों सबसे पहला जो पॉइंट है, तो गैस के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइनी पार्टिकल्स है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, दैट्स अ वेरी फर्स्ट थिंग। राइट, और ये जो पार्टिकल है ना वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा दूर दूर है, दैट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट। ओके, तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि गैस कंटेन और गैस इज कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ identical particles, right? And these particles are very small and they are at a very large distance from each other, and that is why the gases are compressible. वो पार्टिकल एक दूसरे से इतने दूर है ना कि उसको आराम से आप एक दूसरे के पास ला सकते हो, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द compressibility ऑफ द गैस। राइट, तो पहला पॉइंट बच्चों, गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। Okay, and the volume of particle of gas is negligible compared to overall volume. Right, okay, and we can consider the gas particles are point mass. इतना छोटा है ना कि वी कैन कंसिडर देम एज अ पॉइंट मास, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। ये पहला पोस्टुलेट है ना, दिस इज द रीजन ऑफ कंप्रेसिबिलिटी के गैस को आप कंप्रेस कर सकते हो, दैट्स द फर्स्ट थिंग। राइट, ओके, कि गैस के पार्टिकल इतने छोटे हैं, मैं लिख देता हूं बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इज नेग्लिजिबल एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस, दैट्स द फर्स्ट थिंग। राइट, चलिए बच्चों सेकंड जो मॉडल के अंदर पोस्टुलेट था, दैट पोस्टुलेट इज देयर इज नो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्सेस, नो इंटरमोलिक्यूलर
अट्रैक्शन फोर्सेस, मतलब गैस के पार्टिकल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, कोई रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, दैट्स अ सेकंड थिंग, राइट। चलिए इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलेगा बच्चों, यहां से आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि गैस के बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो गैस को जितना जगह मिलेगा वो सारा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि सब एकदम फ्री है एक दूसरे से, जितनी जगह मिलेगी हर जगह पे वो फैल जाएंगे, राइट। तो ये इसके जो है, दिस इज द रीजन ऑफ expansion of the gas and gas occupy all volume, जितना वॉल्यूम अवेलेबल होगा गैस सारा का सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। तो ये बच्चों दूसरा आपका इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कि गैस के पार्टिकल के बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है। चलिए बच्चा लोग तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है, तो थर्ड नंबर का पोस्टुलेट आपको कहता है कि okay, the third is particle of the gas is continuously in motion। ओके, गैस के पार्टिकल जो है ना वो कंटिन्यूसली रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर घूमते रहेंगे। ओके, so this is the third postulate, gas particles are under constant random motion। गैस पार्टिकल्स आर अंडर द कांस्टेंट रैंडम मोशन। ओके, चलिए इससे क्या होगा बच्चों, अगर गैस पार्टिकल रैंडमली मूवमेंट नहीं करते ना, एक ही जगह पे अगर स्टेबल होते ना, तो गैस का शेप कैसा होता, फिक्स होता, बट गैस का शेप फिक्स नहीं है क्योंकि पार्टिकल इधर उधर घूमते रहेंगे। सो दिस इज द रीजन ऑफ शेप ऑफ गैस इज नॉट फिक्स, राइट, क्योंकि जो गैस के पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली घूमते रहेंगे। ठीक है, चलिए बच्चों चौथा, अब ये घूमते घूमते गैस के जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, साथ में जो कंटेनर की दीवार है उसके साथ भी टकराएंगे। जैसे ही गैस पार्टिकल टकराएंगे दीवार के साथ जाके, वो दीवार को थोड़ा बहुत फोर्स लगाएंगे और इस फोर्स की वजह से गैस क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है, राइट। तो चौथा पॉइंट है बच्चों, गैस पार्टिकल्स collide with each other and with wall of container, which gives momentum to the wall। चलिए, तो ये किसके पीछे का रीजन है भाई, ये रीजन है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर, गैस एक्सर्ट प्रेशर, क्योंकि गैस के पार्टिकल दीवार के साथ टकराते रहेंगे, उसकी वजह से दीवार का मोमेंटम चेंज होगा थोड़ा बहुत, और गैस क्या करते हैं बच्चा, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है कि ये जो गैस पार्टिकल के बीच में कॉलिशन है ना, ये परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक कॉलिशन का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी या टोटल एनर्जी चेंज होने वाला नहीं है, मतलब टक्कर के पहले जितनी एनर्जी होगी उतनी ही एनर्जी टक्कर के बाद भी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर मान लो कि इलास्टिक कॉलिशन नहीं हुआ और हर एक बार टक्कर के बाद थोड़ी बहुत एनर्जी अगर कम होती गई, तो फिर इवेंचुअली गैस पार्टिकल अपनी सारी एनर्जी खो देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर वो नीचे बैठ जाएंगे, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। तो कॉलिशन इज परफेक्टली इलास्टिक। Collision between gas particles are elastic, right? That means total energy remain constant। पार्टिकल कोई एनर्जी लॉस करने वाला नहीं है। ओके, hence this is the reason behind the constant motion, reason of the constant मोशन ऑफ गैस पार्टिकल्स, राइट। कांस्टेंट मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल के पीछे का ये रीजन है। ओके, ऐसे नाम में ही लिखा है मोलेकुलर ऑर्बिटा, क्या लिखा है, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो पूरा थियरी समझना है। गैस जो बिहेवियर करता है ना, उसके पीछे थियोरेटिकली क्या क्या तर्क दिए गए, ओके, वो सारे ये तर्क है। ओके, चलिए बच्चों अगला तर्क या अगला पोस्टुलेट्स है, एट अ गिवन पर्टिकुलर टाइम। ओके, अलग अलग पार्टिकल जो है बच्चों उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, अलग अलग होगी।
राइट, क्योंकि कोई कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, कोई टकराएगा, कोई नहीं टकराएगा, मतलब दे विल हैव द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। बट जब आप उनका ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है बच्चों? कांस्टेंट रहता है। ओके, ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बच्चों। द गैस पार्टिकल्स हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज विच कीप ऑन चेंजिंग। ये काइनेटिक एनर्जी बदलती रहेगी ना, विच कीप ऑन चेंजिंग। ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो बदलता रहने वाला है, बट distribution of kinetic energy will remain constant. Distribution of kinetic energy is constant. काइनेटिक एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल के अंदर, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो अल्टीमेटली दूसरे का घटेगा, तो ओवरऑल जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होने वाला नहीं है। राइट, तो ये हो गए बच्चों आपके कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट। हमने किस किस चीज़ों को एक्सप्लेन किया? हमने एक्सप्लेन किया रीजन बिहाइंड द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस। राइट, फिर हमने एक्सप्लेन किया बच्चों रीजन बिहाइंड द एक्सपांशन ऑफ द गैस, कि कोई फोर्स ही नहीं है बीच में। राइट, फिर हमने एक्सप्लेन किया रीजन बिहाइंड द shape is not fixed. Okay, then reason behind the gas exert the pressure, then reason behind the constant motion of the gas particle. Okay, and last one is the distribution of the kinetic energy remain constant. चलिए इतना लिखिए, फिर एक और पोस्टुलेट से देखना है फटाफट उसको भी। चलिए बच्चों, आखिरी अजम्पशन या आखिरी पोस्टुलेट ऐसा कहता है कि हमें इतना पता है गैस पार्टिकल एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली टकराते जाएंगे, उनकी वेलोसिटी या उनका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता नहीं है, दे हैव द वेरिएबल स्पीड। तो उनका काइनेटिक एनर्जी भी कैसा रहेगा? वेरिएबल रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली चेंज होता जाएगा। तो हम खाली बात कर सकते हैं अबाउट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। राइट, ओके, सो एज द गैस पार्टिकल्स मूव्स randomly, they have variable speed, hence variable kinetic energy also. So we can say we can only discuss about average kinetic energy। हम खाली बच्चों एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात कर सकते हैं। और अब ये पोस्टुलेट क्या कहता है वो देखना बच्चों के, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, अब होगा क्या बच्चों, अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, मतलब पार्टिकल जो है वो और ज्यादा स्पीड में जाके दीवार के साथ टकराएंगे। जितना जोर से दीवार के साथ टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर देंगे। राइट, तो अगर काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो साथ साथ में क्या होगा? कोलिशन ऑफ पार्टिकल विथ वॉल बिकम मोर पावरफुल, मीन्स प्रेशर ऑल्सो इंक्रीज। राइट, तो ये अब मैं एक लॉ में सीखा था, किस लॉ में था? गैल्यूसेक में था कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। तो ये रहा, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ता है, दिस इज द रीजन। राइट, तो ये बच्चों हो गया अबाउट द काइनेटिक थियरी ऑफ द गैस, जहां पे हम गैस किस तरह बिहेव करता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोस्टुलेट्स। राइट, चलिए अब इसके बाद का जो सेक्शन है वहां पे हम बात करेंगे कि क्यों गैस आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है। राइट, क्या रीजन है आइडियल बिहेवियर से डेविएशन का? ओके, दैट वी विल डिस्कस।